जब मेरी बॉस अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर आई तो मैं बस पूछने ही वाला था कि खाने में कुछ और बनाना है क्या। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने मेरी तरफ उंगली उठाई और बोला, मुझे पता था नॉवेल्स में जो लिखा होता है सब सच होता है। जब मैं विदेश में था तुमने मेरी जगह किसी और को रख लिया और उसे घर पर ही बिठा लिया। मैंने अपनी शेफ वाली यूनिफॉर्म और हाथ में पकड़े चम्मच को देखा और मन में बोला, भाई मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं यहाँ किसी का ऑप्शन हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, जोंगची का बॉयफ्रेंड झो रान आगे बढ़कर बोला, तभी मैं सोचूं कि तुमने इतने सालों तक मुझे ढंग से भाव क्यों नहीं दिया जब मैं विदेश में था। लगता है तुम्हें कोई नया प्यार मिल गया था और तुम मुझे पूरी तरह भूल गई थी। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तब भी तुम इस ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहती। चलो मैं ही रास्ते से हट जाता हूँ, तुम दोनों आराम से साथ रहो। झो रान का वो गुस्से वाला चेहरा देखकर मेरे तो तोते उड़ गए। मैं सोचने लगा, यार ये क्या तमाशा चल रहा है। क्या जियांगची ने मुझे सालाना 80 लाख की सैलरी पर सिर्फ इसलिए शेफ नहीं रखा था क्योंकि मेरे हाथ के खाने में दम है और मुझे उसके पेट की बीमारी ठीक करनी थी। मैं बीच में कहां से आ गया। तभी जियांगची ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरन तुम ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो। 3 महीने से तुम विदेश में थे, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मैंने तुम्हें कब इग्नोर किया। और ये शैन लुओ है, मेरे घर का रसोइया, कोई ऐरा गैरा नहीं है। रसोइया? झो रान की आंखों से एक आंसू टपक गया। इतनी कम उम्र का रसोइया कहाँ होता है। मुझे सफेद कपड़े पहनना पसंद है और इसने भी सफेद कपड़े पहने हैं। ये बस मेरा रिप्लेसमेंट है और कुछ नहीं। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो। मैंने अपनी शेफ वाली यूनिफॉर्म देखी और फिर झो रान की महंगी सिल्क की शर्ट। दोनों में बस एक ही चीज कॉमन थी, दोनों सफेद रंग की थी। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, मिस्टर झो, मैं सच में रसोइया हूँ, आप खुद किचन में जाकर देख लो। मैंने चिकन सूप धीमी आंच पर पकने के लिए रखा हुआ है। जो रान ने अपने कान बंद कर लिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर सुन भी लिया तो पक्का ये झूठी होगा जो तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हो। जोंगची ने बेबस होकर कहा, तो तुम ही बताओ, ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि शैन लू सिर्फ एक रसोइया है। मैं तभी मानूंगा जब तुम इसे नौकरी से निकाल दोगी। जो रान के चेहरे पर ऐसा एटीट्यूड था मानो कह रहा हो, नॉवल में लिखा है कि सफेद चांदनी और उसका ऑप्शन कभी एक साथ नहीं रह सकते। हमें साथ रहना ही होगा, नहीं तो देर सबेर ये रिप्लेसमेंट मेरी जगह लेकर सफेद चांदनी बन जाएगा। अच्छी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए इसे यहां से जाना ही होगा। ये सुनकर जियांगची का सिर और चकरा गया। उसके पेट का दर्द अभी अभी तो ठीक होना शुरू हुआ था और अब वो मेरे हाथ के खाने के बिना रह नहीं सकती थी। लेकिन अगर वो मुझे काम से नहीं निकालती तो झो रान मानने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद जियांगची मेरे पास आई और धीरे से फुसफुसाकर बोली, शेनलू, मुझे पता है कि हमारे बीच यहाँ रहकर काम करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए मुझे तुम्हें पास वाले एक बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे आने जाने का डबल किराया दूंगी। इसके अलावा तुम्हें मुआवजे के तौर पर 3 महीने की एडवांस सैलरी भी मिलेगी। बोल, मंजूर है? ये सुनते ही मेरी तो आंखें चमक उठी। जियांगची का वो बड़ा अपार्टमेंट इस विला से सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर था। अब मुझे न सिर्फ आने जाने का डबल पैसा मिल रहा था, बल्कि बैठे बैठे 3 महीने की सैलरी फ्री में मिल रही थी। भाई ये तो बम्पर लॉटरी थी। मैंने बिना पलक झपकाए तुरंत सिर हिलाया। कोई बात नहीं बॉस, क्या मुझे अभी के अभी सामान शिफ्ट करना है? बोलते बोलते ही मैंने अपना फोन निकाला और पैकर्स एंड मूवर्स को कॉल लगा दिया। जामची एक पल के लिए हक्की बक्की रह गई। शायद उसने सोचा नहीं था कि मैं इतनी खुशी खुशी मान जाऊंगा। वो कुछ बोलने वाली थी पर फिर कुछ सोचकर उसने बस सिर हिलाया और बोली, ठीक चल। सामान पैक करने वाली गाड़ी फटाफट आ गई। जब मैं लड़कों को सामान चढ़ाने का बोल रहा था तभी झो रान ने मुझे बड़े घमंड और नफरत से देखा और बोला, शेलू, भले ही तुमने मेरे विदेश में रहने का फायदा उठा लिया हो, लेकिन आखिर में तुम्हें दुम दबाकर भागना ही पड़ा। अची के दिल में सिर्फ मैं ही हूं। तुम चाहे जितने पैतरे बदल लो, एक ऑप्शन हमेशा ऑप्शन ही रहता है। इधर मेरे फोन पर अभी अभी बैंक से लाखों रुपयों के मुआवजे का मैसेज आया था। जिस झो रान की वजह से मुझे बैठे बिठाए ये पैसे मिले थे, वो न जाने क्यों अब मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, आप ही बॉस जियांगची के दिल के राजा हो। मैं भला आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? झो रान ने हवा में उड़ते हुए कहा, चल तुम्हें अपनी औकात तो पता है। वह कॉलर ऊंची करके अंदर जाने ही वाला था कि तभी थोड़ी दूर पर नौकरानी ने उससे पूछा कि वह कौन से कमरे में रुकेगा। उसने बिना सोचे समझे रौब झाड़ते हुए कहा, मैं उसी कमरे में रहूंगा जहां अची ने मेरी याद में मेरी तस्वीरें लगा रखी हैं। तभी नौकरानी ने हैरान होकर पूछा, सर ऐसा तो कोई कमरा पूरे घर में है ही नहीं। ये सुनते ही झो रान का पारा चढ़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। नॉवेल्स में तो लिखा होता है कि सफेद चांदनी की याद हर कोने में थी। झो रान को पक्का यकीन था कि बॉस ने अपनी
सफेद चांदनी के लिए एक कमरा लॉक करके रखा होगा, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं हुई, और वहां सिर्फ उसकी तस्वीरें हों। वो नौकरानी पर भड़कते हुए बोला, अगर तुम्हें नहीं पता तो साफ बोलो कि नहीं पता। ये क्या बकवास कर रही हो कि ऐसा कोई कमरा ही नहीं। मैंने उसकी आगे की बकवास नहीं सुनी और मन ही मन 2 सेकंड के लिए नौकरानी और घर के स्टाफ के लिए मौन रख लिया कि भाई अब इनका क्या हो। उस बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद तो मेरी लाइफ एकदम सेट हो गई। झोरान की नजरों से बच विला के मैनेजर अंकल लियू की मदद चुपके से विला जा और जियांगची के लिए दिन में 3 बार खाना पकाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं। बाकी पूरा समय मैं राजाओं की तरह ऐश कर रहा था। आराम की जिंदगी से मेरा चेहरा तो चमकने लगा, लेकिन अंकल लियू दिन ब दिन सूखते जा रहे थे। एक दिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठ, अंकल लियू, क्या विला में आजकल काम बहुत ज्यादा बढ़ गया? आपको देखकर लग रहा है जैसे आप कई दिनों से सोए नहीं हैं। अंकल लियू ने एक ठंडी सांस और रोज सूरत शक्ल बनाकर बोले, अरे बेटा, उसका तो नाम भी मत। उस झोरान ने नाक में दम कर रखा। जिस दिन वो विला में आया उसी दिन उसने मैडम से मुझे नौकरी से निकालने की जिद पकड़ ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैडम सबसे पहले मुझे नौकरी पर लेकर आई। अगले दिन मुझसे पूछने लगा कि क्या मैडम उसके विदेश जाने के बाद पिछले 10 साल से एक बार भी नहीं मुस्कुराई। मैंने बेचारे ने मैडम की एक इंटरव्यू वाली हंसती हुई फोटो दिखा दी, तो भाई साहब को इतना तगड़ा गुस्सा कि उन्होंने मेरा फोन ही जमीन पर पटककर तोड़ दिया। अंकल लियू की ये हालत देखकर मुझे उन पर बड़ा तरस आया। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं पहले ही दिन वहां से पतली गली से निकला, नहीं तो झोरान के इस डेली के ड्रामे मेरी तो उम्र ही कम हो जाती। लेकिन भाई मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं, अच्छे दिन मुश्किल से 2 दिन ही चले थे। अचानक एक दिन मेरे दरवाजे की घंटी ऐसे बजी जैसे यमराज आ गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, झोरान सीधे अंदर घुसा और कमरे में ऐसे चक्कर काटने लगा जैसे अपने बाप की जागीर का मुआयना कर रहा। वो ताना मारते हुए बोले, तभी मैं सोचूं कि उस दिन तुम इतनी आसानी से बोरिया बिस्तर समेटकर यहां क्यों आ गए। आखिर अची ने तुम्हारे लिए इतना आलीशान फ्लैट जो बुक कर रखा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो। मैं किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाना चाहता। सो मैंने, मिस्टर, मैं कसम से सिर्फ एक शेफ, अगर आपको अब भी यकीन नहीं हुआ तो आप मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे। मैंने अपनी अलमारी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाला और झोरान के सामने रख। जैसे ही उसकी नजर मेरी सालाना सैलरी पर, उसकी आंखें फटी की फटी रही। 80 लाख! उसने झटके से वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से छीना और उसे टेबल पर पटक हुए कमिटेड आशिकों की तरह मुस्कुरा। किस शेफ की सैलरी इतनी ज्यादा होती? ये शेफ की सैलरी नहीं, ये तो अच्छी तुम्हें अपने पास रखने के लिए खर्चा दे रही। यहां मैं दिन रात किचन में पसीना बहाकर अपनी मेहनत की कमाई खा, और ये बंदा उसे खर्चा बता। ये तो सीधे सीधे मेरी मेहनत का अपमान। मुझसे अब और बर्दाश्त। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और जियांगची को कॉल लगा। बॉस, जरा अपने इस सिरफिरे आशिक की अकड़ को ठिकाने लगाओगी या? दूसरी तरफ से जियांगची ने एक गहरी आह। इतने में झोरान ने बड़े घमंड से मेरे हाथ से फोन छीन लिया और, आओ मुझे बात कर। लेकिन जैसे ही उसने फोन कान पर लगाया, उसकी शक्ल देखने, पल भर में उसका चेहरा उतर। आंख में उसने फोन की दूसरी तरफ हाँ मुझे पता कहा और कॉल काट। फिर उसने मुझे गुस्से से कहा, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अपने उसी पुराने घमंडी अंदाज में, आज तो तुम बे खुद को खुशकिस्मत, लेकिन ये मत सुना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़। अची अभी बस तुम्हारे जाल में फंस, जल्दी उसे समझ आ जाएगा कि तुम जैसा धोखेबाज इंसान मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। ये कड़वे शब्द बोलकर उसने जोर से दरवाजा पटका और वहां से रफू चक्कर हो गया। अब झोरान दोबारा कोई नया रायता न फैलाए, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैंने विला जाना बंद कर। मैं अपार्टमेंट में ही खाना बनाता और अंकल लियू आकर जियांगची के लिए लंच बॉक्स ले जाते। एक दिन जब अंकल लियू दोबारा खाना लेने आए तो लंच बॉक्स के साथ एक चमचमाता हुआ इनविटेशन कार्ड भी लेकर। कार्ड देखकर मेरी छठी इंद्री जागी। मुझे लगा पक्का कोई लोच। मैं मना करने ही वाला था कि अंकल लियू बीच में ही बोले, शेन लुओ बेटा, मैडम इस झोरान के ड्रामों से बहुत परेशान आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तुम इस पार्टी में आओगे तो तुम्हें इस दिन का 10 गुना ज्यादा पैसा मिले। अंकल लियू ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो कह रहे हो, भाई तेरी तो लॉटरी लग। 10 गुने पैसे की बात सुनते ही मेरा इरादा तुरंत बदल गया। मैंने सीना चौड़ा करके कहा, अरे अंकल, ओवर टाइम के पैसों की बात ही मत करो। जब तक बॉस जियांगची को मेरी जरूरत है मैं अपनी जान लगा दूं। स्वागत पार्टी जियांगची के आलीशान विला के बड़े से हॉल में रखी गई थी। जब मैं वहां पहुंचा
तो देखा कि झोरान स्टेज पर पियानो बजा रहा था। उस पर एकदम डिम लाइट पड़ रही थी, मानो वह खुद को आसमान का चांद समझ रहा। लेकिन जैसे ही पार्टी में आए बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और रईस लोगों ने मुझे देखा, वे झोरान को भूलकर मेरे चारों तरफ जमा हो गए। एक ने कहा, अरे शैन लुओ जी, क्या आज रात की पार्टी का खाना आपके हाथ का है? भाई आज तो पेट पूजा करने में मजा आ जाएगा। दूसरा बोला, शैन जी क्या आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं? मेरी मम्मी को आजकल आपके हाथ के खाने का चस्का लगा हुआ है, आप हमारे यहां आ जाओ। ये सब देखकर झोरान का पियानो का म्यूजिक अचानक झटके से बंद हो गया। सबका ध्यान उसकी तरफ गया। उसने हाथ में माइक उठाया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो मेरे आसपास खड़े अमीरों को देखकर चिल्लाया, मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं जियांगची का पहला और सच्चा प्यार हूं, और आप सब जिस लड़के के चक्कर काट रहे हो, वो सिर्फ एक फालतू रिप्लेसमेंट है। अगर आपको चापलूसी ही करनी है तो सही जगह करो, गलत इंसान के पीछे पड़कर अपना टाइम खोटी मत करो। ये सुनते ही पार्टी में सन्नाटा छा गया। सबने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, मानो सोच रहे हों ये कौन बेवकूफ है, और फिर उसे पूरी तरह इग्नोर करके आपस में दोबारा गप्पे लड़ाने लगे। मैंने तो वहां आए लोगों से बस ऐसी ही हल्की फुल्की बातचीत की थी, पर झोरान गुस्से से लाल पीला हो गया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी पीठ पीछे मैंने यहां सबका दिल जीत लिया है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, वैसे तो मैं ठीक ठाक पियानो बजा लेता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि मिस्टर शेन तो मुझसे भी बड़े उस्ताद हैं। क्यों ना आज वो यहां आए मेहमानों का मनोरंजन करें? ये बोलते हुए झोरान के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। दरअसल वो पहले ही छिपकर पता लगा चुका था कि शेन लुओ को म्यूजिक की एबीसीडी भी नहीं पता। वो ठीक से ताली भी नहीं बजा सकता, पियानो बजाना तो बहुत दूर की बात है। उसे लग रहा था कि अब सबके सामने मेरा पोपट होने वाला है। झोरान मेरी बेइज्जती का मजा लेने के लिए पहले से ही घमंड में चूर था। लेकिन मैंने बिना किसी झिझक के सीधे सीधे कह दिया, भाई तुमने गलत सुना है, मुझे पियानो बजाना बिल्कुल नहीं आता। शैन लुओ का घमंड वहीं का वहीं जम गया। उसने बड़े अचरज से मेरी तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, इसने इतनी आसानी से मना कैसे कर दिया? नॉवेल्स में तो लिखा होता है कि ऑप्शन को कुछ ना आते हुए भी मजबूरी में सफेद चांदनी की बराबरी करने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। ये बंदा ऐसा क्यों नहीं कर रहा? अब तक आते आते उसका सब्र जवाब देने लगा था। आखिर उसने ये स्वागत पार्टी इतनी प्लानिंग से रखी ही इसलिए थी ताकि सबके सामने शैन लुओ की थू थू करवा सके। तभी जियांगची अपना काम खत्म करके हमारे पास आई। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ यहां? झोरान ने तुरंत जियांगची का हाथ पकड़ लिया और बच्चों की तरह रोनी सूरत बनाकर बोला, अच्छी देखो ना, इस शैन लुओ ने मुझे तंग किया। जियांगची ने मेरी तरफ घूर कर देखा तो मैंने तुरंत दोनों हाथ खड़े कर दिए। बॉस, मैंने कुछ नहीं किया। तभी मेरे आसपास खड़े रईस लोग भी बीच में कूद पड़े और जियांगची को पूरी सच्चाई बताने लगे कि गलती किसकी थी। जियांगची ने थके हुए अंदाज में अपनी कनपटी रगड़ी। वो सच में बहुत परेशान लग रही थी। वो धीरे से मेरे पास आई और फुसफुसाकर बोली, शैन लुओ, बस थोड़ी देर के लिए कुछ भी बजाकर नाटक कर दो, मैं तुम्हें आज का 20 गुना ओवरटाइम पैसा दूंगी। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर बत्ती सी खिल गई। बॉस जियांगची, आप सच में बहुत दरियादिल हो। मैं तुरंत उछलकर पियानो के पास गया और पागलों की तरह चाबियां दबाने लगा। पियानो से ऐसी भयानक आवाजें आ रही थीं, मानो पड़ोस के कमरे में प्लम्बर अंकल पाइप ठीक करने के लिए हथौड़े चला रहे हों। झोरान बड़े इतराते हुए चारों तरफ देख रहा था, मानो वो सबको मुझ पर हंसते हुए देखना चाहता हो। लेकिन वहां खड़े रईस मेहमानों ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। उन्होंने आराम से अपने वाइन के गिलास टकराए और आपस में हंस हंसकर बातें करते रहे। ये देखकर झोरान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में तमतमाता हुआ खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम लोग इस शैनलुओ पर हंस क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना कि ये एक मामूली खानदान से है और इसे तमीज नहीं है। तभी भीड़ में से एक बड़े बिजनेसमैन ने हैरानी से कहा, अरे भाई, वो सिर्फ पियानो बजाना नहीं जानता, इसमें हंसने वाली क्या बात है? और वैसे भी पियानो बजाने से किसी इंसान की औकात तय नहीं होती।
भले ही शैन जी को पियानो बजाना ना आता हो, लेकिन शैन जी के हाथ का खाना तो किसी शाही दावत जैसा होता है। भाई, कमियां तो हर इंसान में होती हैं। हमें दूसरों को उनकी कमियों के साथ अपनाना चाहिए। ये सुनकर झूरान और भड़क गया। क्या इस पार्टी का मकसद उन लोगों का मजाक उड़ाना नहीं है जो खुद को बेवकूफ साबित करते हैं? आप लोग इस पर हंस क्यों नहीं रहे हैं? उसके ऐसा बोलते ही पार्टी में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि शैंपेन के ग्लास से निकलने वाले बुलबुलों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी हाथ में सोने की अंगूठी पहने एक अमीर घराने की लड़की ने ताना मारते हुए कहा, लगता है बॉस जियांगची की इस पार्टी का लेवल ही खराब है। हम जैसे लोग तो यहाँ बस बैकग्राउंड में खड़े रहने के लायक हैं। अगर यही बात है तो हम यहाँ रुककर अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। देखते ही देखते पार्टी में आए ज्यादातर रईस लोग वहां से निकलने लगे। जियांगची ने उनसे कितनी भी माफी मांगी, पर वे रुकने को तैयार नहीं हुए। इधर जो रान का ड्रामा अभी भी चालू था। वो चिल्लाकर बोला, जाना चाहते हैं तो जाएं। मैं अची का पहला प्यार, उसकी सफेद चांदनी हूं। अगर इन लोगों ने मुझे नाराज किया तो मैं कल ही अची से कहकर इन सबको कंगाल करवा दूंगा। ये बचकानी बात सुनकर जो इक्का दुक्का लोग बचे थे, वे भी वहां से भाग खड़े हुए। जाने से पहले उन्होंने झो रान को ऐसे घूरा मानो वो कोई पागल खाने से भागा हुआ मरीज हो। इस तरह उस शानदार पार्टी का एकदम कबाड़ा हो गया। मैं भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर निकलने ही वाला था कि अचानक झो रान ने आकर मेरी कलाई पकड़ ली। तुम कहीं नहीं जा सकते। अच्छी, देखो इस पार्टी का क्या हाल हो गया। ये शैन लुओ पक्का मुझे फंसाने और बेवकूफ बनाने की चाल चल रहा था। तुम्हें इसे सबक सिखाना ही होगा। अब जियांगची का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में झो रान के लिए साफ नफरत दिख रही थी। अरन, क्या तुम अपना ये तमाशा बंद करोगे? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? झो रान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तुम इस रिप्लेसमेंट को बचाने के लिए मेरे ऊपर चिल्ला रही हो? जोंगची ने तंग आकर पलटवार किया। मैं नहीं बदली हूं, तुम बदल गए हो। मुझे लगता है कि तुमने विदेश जाकर अपनी अक्ल खो दी है। बेहतर होगा कि तुम अपने इस बर्ताव पर बाद में पछताओ। इतना कहकर जियांगची गुस्से में अपना कोट उठाकर विला से बाहर निकल रही। मैंने पीछे से जियांगची के कंधे पर प्यार से थपथपाया और मन ही मन बोला, बॉस, तुम्हारी इस मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हां, मेरे आज के 20 गुना ओवरटाइम का पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना मत भूलना। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, मैंने देखा कि जोंगची दर्द के मारे अपना पेट पकड़े बैठी थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। साफ था कि टेंशन की वजह से उसके पेट का दर्द फिर से चालू हो गया था। मैंने फटाफट उसे सोफे पर लिटाया और सीधे किचन में जाकर उसके पेट को आराम देने वाला गर्मा गर्म दलिया बनाने लगा। पूरी रात जोंगची की देखभाल करने के बाद सुबह तक उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक लौट आई थी। मैंने थककर एक लंबी अंगड़ाई ली और जैसे ही घर जाने के लिए दरवाजा खोला, मैंने देखा कि झोरान दरवाजे के बाहर ही चक्कर काट रहा था। चूंकि जियांगची पिछली रात उसे मनाने के लिए पीछे नहीं भागी थी, इसलिए उसकी अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं पूरी रात अंदर जियांगची के साथ ही था। उसका दिल पूरी तरह डूबने लगा और उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम पूरी रात अंदर थे? क्या अची तुम्हें अपने पास पाने के लिए इतनी बेताब हो गई है? वह गुस्से में पैर पटकते हुए बोला, शेन लुओ, तुम्हारी चालें मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं, पर इतना घमंड मत करो। मेरे पास तुमसे निपटने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। भाई, मैं अब इस झोरान से और बात नहीं करना चाहता था। मुझे सच में लगने लगा था कि इससे बात करने से मेरा खुद का आईक्यू, बुद्धि स्तर कम हो जाएगा। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि झोरान अचानक जैसे कोई फैसला करके विला के अंदर भागा भागा गया। वो जियांगची के सामने रौनी सूरत बनाकर बोला, अची, रात भर सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी ही थी। मुझे ये भी समझ आ गया है कि शेन लुओ तुम्हारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। मैं अब उसे यहां से निकालने की जिद कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। झो रान को ऐसे नरम पड़ते देख जामची का गुस्सा भी तुरंत शांत हो गया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो, अच्छा हुआ जो तुम समझ गए। तो फिर
शेन लुओ, तुम आज से ही विला वापस शिफ्ट हो जाओ। मुझे इन दिनों तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे अच्छे से पता था कि जांगची यहां अपने पेट की बीमारी और मेरे हाथ के खाने की बात कर रही थी, लेकिन झो रान ने पक्का इसका कुछ और ही गलत मतलब निकाल लिया था। ये देखकर कि जामची ने उसकी बात को काटा नहीं, झो रान का चेहरा डर के मारे और पीला पड़ गया। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ नफरत दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल वो मुझे देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। उसकी ये नकली मुस्कान देखकर मेरी भौहें तन गई। मुझे लगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। खैर मैं थोड़ा संभल कर वापस विला में काम पर लौट आया। इधर अंकल लियू को तो जैसे दुख सुख बांटने के लिए कोई साथी मिल गया हो, वे रोज किचन में आकर मुझसे झो रान की चुगलियां करने लगते। एक दिन जब हमारी ऐसी ही गप्पे चल रही थीं, तभी पीछे से अचानक झो रान की आवाज आई। अची, देखो ना, ये शैन लुओ तुमसे इतने सारे पैसे अटता है और दिन भर काम चोरी करता रहता है। उसका इशारा एक्चुअली उस मुआवजे के पैसों की तरफ था जो उसे लगा कि मुझे मिल रहे हैं। जियांगची को उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अंकल लियू से कहा, अंकल लियू, आपको घर के कामों में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अंकल लियू बेचारे झेंप कर मुस्कुराए और किचन से बाहर चले गए। ये देखकर कि जियांगची ने सिर्फ अंकल लियू को टोका और मुझे कुछ नहीं कहा, झो रान की आंखों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसी दिन दोपहर को जब मैं किचन में लंच बना रहा था, झोरान अचानक अंदर घुसा और उसने झटके से मेरे हाथ से चाकू छीन लिया। वो दांत पीसते हुए बोला, शैन लुओ, अब तुम्हारी अकड़ और नहीं चलेगी। आज से तुम्हें इस जियांग परिवार से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। इतना बोलते ही उसने चाकू उठाया और अपने साथ छिपाकर लाई हुई खून की थैली को अपनी कमर के पास रखकर घोंप दिया और फिर दर्द का नाटक करते हुए जोर से चीखा, आह, शैन लुओ, मैं तो बस यहां सब्जी काटने में तुम्हारी मदद कर रहा था। तुमने मुझे चाकू क्यों मार दिया? चीख पुकार सुनकर जांग ची दौड़ती हुई नीचे आई। उसने जब झोरान को जमीन पर तड़पते हुए देखा तो उसकी भौहें तंग गई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, शैन लुओ, मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ काफी खींचातानी हुई है, लेकिन तुम इस तरह किसी पर हमला नहीं कर सकते। मैंने बिना घबराए बड़े आराम से किचन की दीवार की तरफ उंगली उठाई और कहा, बॉस जियांगची, जरा ऊपर देखिए, किचन में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले क्यों ना आप एक बार इसकी फुटेज चेक कर लें। भाई साहब, झोरान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहां सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। फुटेज की बात सुनते ही उसके तो तोते उड़ गए। ये ये क्या चल रहा है? झोरान की आंखों में साफ घबराहट दिखने लगी। जब उसने देखा कि जियांगची सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए तैयार हो रही है, तो उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और नाटक करते हुए चीखा, अच्छी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। फुटेज वुटेज बाद में देखना, पहले मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। ये सुनते ही जियांगची ने बिना देर किए स्टाफ को बुलाकर झोरान को हॉस्पिटल भिजवाया। मैंने भी थोड़ा दिमाग चलाया, सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी अंकल लियू को सौंपी और खुद भी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहां चेकअप रूम के अंदर घुसते ही झोरान ने पहले आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर चुपके से डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उनके हाथ में एक बैंक कार्ड थमा दिया। वो फुसफुसाकर बोला, बस बाहर जाकर अच्छी से कह देना कि मुझे चाकू लगा है और मेरी किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है। और हाँ, ये भी बोल देना कि मुझे अपने साथ आए उस लड़के की किडनी चाहिए। समझ गए? कार्ड पकड़कर डॉक्टर साहब वहीं जम गए। उनके चेहरे पर ये क्या बकवास है वाले एक्सप्रेशन आ गए। लेकिन झोरान को लगा कि डॉक्टर मान गए हैं और उसका काम सेट हो गया है। उसने तुरंत डॉक्टर से कहा कि उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर ले चलें। जैसे ही झोरान व्हीलचेयर पर बाहर आया, जियांगची दौड़ती हुई उसके पास गई और डॉक्टर से पूछने लगी, डॉक्टर साहब, झोरान कैसा है? क्या हालत ज्यादा सीरियस है? क्या मुझे सर्जरी के लिए अभी विदेश से किसी बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा? डॉक्टर बेचारे चुपचाप खड़े रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पागलपन पर क्या बोले। ये देखकर झोरान ने चिढ़कर डॉक्टर को घूरा और खुद ही रौनी सूरत बनाकर बोला, अच्छी, डॉक्टर ने कहा है कि चाकू लगने की वजह से मेरी किडनी फेल हो गई है और मुझे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। मुझे लगता है शेन लुओ की किडनी एकदम परफेक्ट रहेगी।
आखिर उसने मुझे जख्मी किया है तो भुगतना भी उसी को पड़ेगा। इतना बोलकर उसने मेरी तरफ बड़े घमंड से देखा, मानो उसे पूरा यकीन हो कि जामची हुक्म देगी और मेरी किडनी निकाल ली जाएगी। भाई मैं तो हैरान रह गया। झोरान मेरी किडनी निकलवाने के लिए हॉस्पिटल तक का पूरा प्लान बना लाया था। क्या उसे सच में लगता था कि वो किसी सस्ते नॉवल की दुनिया में जी रहा है? तभी जांगची ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसे घूरते हुए बोली, पहली बात तो ये कि शैन लुओ की किडनी तुमसे मैच करेगी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैच कर भी गई तो किसी की मर्जी के बिना जबरदस्ती किडनी निकालना गैर कानूनी है। एरन, तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते कहां से हैं? ये सुनते ही झो रान का सारा घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया। वो हक्का बक्का होकर चुप हो गया, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जांगची उसे ऐसा प्रैक्टिकल जवाब दे देगी। इसी बीच डॉक्टर साहब की जान में जान आई और उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने अपना गला साफ किया और वो कार्ड जांगची की तरफ बढ़ाते हुए बोले, मिस जांग, असल बात तो ये है कि मिस्टर झो ने मुझे ये कार्ड देकर रिश्वत देने की कोशिश की थी। ये मुझसे झूठ बुलवाना चाहते थे कि इनकी किडनी फेल हो गई है, और तो और ये मिस्टर शेन की किडनी निकलवाने का प्लान बना रहे थे। अगर आपने अभी खुद कानून की बात न की होती तो मैं तो तुरंत पुलिस को ही फोन घुमाने वाला था। शुक्र है मिस जोंग की को कानून की समझ थी, इसलिए मुझे राहत मिली, वरना आपके ये जो साहब हैं। डॉक्टर ने आगे कहा, मिस्टर झो को जरा ढंग से समझाइए कि आगे से उनके दिमाग में ऐसे खतरनाक और उल्टे सीधे आइडियाज ना आए। हॉस्पिटल को कोई मजाक मत समझिए। सिर्फ अपनी शर्ट पर थोड़ा सा नकली खून लगाकर हमारे मेडिकल रिसोर्सेज का टाइम खराब मत कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर साहब वापस अपने चेकअप रूम की तरफ मुड़ गए। अंदर जाने से ठीक पहले मैंने उन्हें खुद से ही बुदबुदाते हुए सुना, आजकल के लोग ये सस्ते नॉवेल्स पढ़कर अपना दिमाग खराब कर चुके हैं। हद तो तब हो गई जब मुझे बैंक कार्ड से रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बिना पासवर्ड बताए। क्या इन्हें सच में लगता है कि यहां कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? ये सुनकर मेरा मन तो ऐसा किया कि जोर से ठहाका मारकर हंस दूं, लेकिन तभी मेरी नजर जियांगची के उतरे हुए चेहरे पर पड़ी। माहौल देखकर मुझे समझ आ गया कि यहां हंसना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने जैसे जैसे अपनी हंसी को अंदर ही दबाया। इधर जियांगची की आंखों में अपने लिए साफ नफरत और निराशा देखकर झोरान बुरी तरह घबरा गया। वो हाथ पैर मारते हुए समझाने लगा, अची देखो तो सही, मेरा कितना खून बह गया है। भला ये सब नाटक कैसे हो सकता है? तुम उस डॉक्टर की फालतू बकवास पर बिल्कुल भरोसा मत करो। वो पक्का इस शैन लुओ का कोई रिश्तेदार होगा, इसीलिए वो शैन लुओ को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, ताकि मेरी किडनी फेल हो जाए और मैं मर जाऊं। क्या तुम इस गलतफहमी के चक्कर में मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहती हो? अब तो गुस्से के मारे जांग ची का पूरा सिर फटने लगा था। वो जैसे ही उसे डांटने के लिए मुंह खोलने वाली थी, तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। देखा तो अंकल लियू ने किचन की सीसीटीवी फुटेज व्हाट्सएप पर भेज दी थी। मैंने बिना देर किए वो वीडियो प्ले किया और फोन सीधे जांग ची के हाथ में थमा दिया। वीडियो में एकदम साफ साफ दिख रहा था कि झो रान ने खुद चाकू पकड़ा, अपनी कमर के पास छिपाई खून की थैली में छेद किया और फिर दर्द का नाटक करते हुए जमीन पर लेट गया। जांग ची ने वो फोन झो रान के चेहरे के ठीक सामने कर दिया। अब बोलो, इस पर क्या कहना है तुम्हारा? जांग ची ने कड़क आवाज में पूछा। फुटेज देखते ही झो रान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, पर उसने तुरंत पासा पलटने के लिए अपनी आंखें गीली कर लीं और बोला, अच्छी, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि तुम्हारी नजरें मेरे अलावा किसी और पर भी टिके। मैं ही तो तुम्हारा इकलौता सच्चा प्यार, तुम्हारी सफेद चांदनी हूं ना। मैंने ये बात तुम्हें कितनी बार बोली है? जियांग ची ने उसे ऐसे घूरा मानो वो उसे कच्चा चबा जाएगी। उसने चिल्लाकर कहा, शैन लुओ सिर्फ और सिर्फ हमारे घर का शेफ है, जिसे मैंने सैलरी पर रखा है। वो ना तो तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट है और ना ही किसी का परदादा। समझ आया तुम्हें? झोरान के साथ उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने ऐसा बर्ताव किया था। जियांग ची की ये खरी खोटी सुनते ही उसका विक्टिम कार्ड वहीं धरा का धरा रह गया। वो बुत बनकर अपनी जगह पर जम गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अच्छी
उसके साथ ऐसा कर सकती है? तभी जियोंगची ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में एक भारीपन था। शैनलू, आई एम रियली सॉरी। आज मैंने बिना पूरी बात जाने जल्दबाजी में तुम्हें गलत समझ लिया। मैंने एक लंबी सांस ली। भाई, ये पहली बार नहीं था जब जो रान ने मेरे काम में टांग अड़ाई थी। पहले दिन उस रिप्लेसमेंट वाले ड्रामे से लेकर कल रात की पार्टी का तमाशा और अब सीधे मर्डर का झूठा इल्जाम। मैं यहां किचन में खाना बनाकर सालाना 80 लाख रुपए कमाने आया था, किसी डेली सोप में एक्टिंग करने नहीं। मैंने बड़े आराम से कहा, बॉस जियोंगची, मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने अब इस नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही जियोंगची के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत मुझे रुकने के लिए मनाने की कोशिश की। जियोंगची ने कहा, शेनलुओ, मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा दूंगी। इस पूरे मामले को मैं खुद ठीक से संभालूंगी और झोरान को दोबारा तुम्हें परेशान करने का मौका नहीं दूंगी। बॉस, अब ये पैसों की बात नहीं है। मैंने मना करते हुए अपना सिर हिलाया। मैं तो बस एक सीधा साधा शेफ हूं। मैं बस शांति से खाना बनाना चाहता हूं। मुझे रोज रोज किसी सस्पेंस फिल्म के ऑप्शन की तरह ड्रामा झेलना पसंद नहीं है। जियोंगची ने मुझे रोकने की लाख कोशिशें की, लेकिन मेरा इरादा अटल था। आखिर में उसने एक ठंडी सांस ली और बेबसी से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं। तुम्हारी बची हुई सैलरी और पूरा मुआवजा जल्द से जल्द तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल से विला लौटने के बाद मैंने फटाफट अपना बोरिया बिस्तर समेटा और निकलने की तैयारी करने लगा। सामान पैक करने में अंकल लियू मेरी मदद कर रहे थे और लगातार ठंडी सांसें भर रहे थे। शेन लुओ बेटा, तुम भी चले जाओगे तो अब मेरा क्या होगा? अब अंकल लियू कर भी क्या सकते थे? वो तो अपने माता पिता के जमाने से इस जियांग परिवार की सेवा करते आ रहे थे। इन सालों में उन्होंने इसी विला को अपना घर मान लिया था, इसलिए उनके पास नौकरी छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, अंकल लियू, अभी दुखी होने का समय नहीं है। जरा सोचिए, जब बॉस जियांगची और झोरान की शादी हो जाएगी, तब से आपके असली अच्छे दिन शुरू होंगे। मेरी ये बात सुनते ही अंकल लियू का चेहरा ऐसा उतर गया मानो उनके आगे अंधेरा छा गया हो। जब मैं अपना सारा सामान लेकर विला से बाहर निकला, तो मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जियांगची दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ी थी और गहरी सोच में डूबी हुई मुझे ही देख रही थी। मैंने हाथ हिलाकर उसे बाय बाय किया, मुड़ा और टैक्सी में बैठ गया। चलो, आखिरकार मैं झोरान के इस डेली सोप वाले ड्रामे से बच निकला। अब मुझे जियांगची के लिए छिप छिप कर खाना बनाने की भी जरूरत नहीं थी। लाइफ एकदम चिल थी। अपने पुराने किराए के अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद मैंने खुद को पूरा आराम दिया। अब मैं रोज अपनी मर्जी से सोकर उठता, आराम से नई नई रेसिपी सीखता और अपनी लाइफ एंजॉय करता। दिन बहुत मजेदार कट रहे थे। मुझे लगा था कि जियांगची के विला और उस झोरान से मेरा पीछा हमेशा के लिए छूट गया है। लेकिन 3 दिन बाद ही अचानक मेरा फोन मैसेजेस से फटने लगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे इंटरनेट पर ट्रेंड हो रहे एक टॉपिक का लिंक भेजा, जिसका टाइटल था, साजिश रचने वाले बॉडी डबल को लात मारकर बाहर निकाला गया। पोस्ट में लिखा था कि वो आलीशान विला छोड़कर सारा कीमती सामान समेटकर फरार हो गया है। जब मैंने लिंक पर क्लिक किया, तो अंदर की तस्वीरें देखकर मेरे होश उड़ गए। उसमें कुछ दिन पहले की मेरी ही फोटो थी, जब मैं विला में अपना सामान पैक कर रहा था। उस झूरान ने न जाने कब चुपके से मेरा वीडियो बना लिया था। यहां तक कि उसने मेरे सूटकेस के अंदर रखे सामान की भी चोरी छिपे तस्वीरें खींच ली थीं। इंटरनेट पर बकायदा महंगी घड़ियों और लग्जरी सामानों की ढेर सारी तस्वीरें पोस्ट की गई थीं, जिसका कैप्शन था, मैं बस कुछ महीनों के लिए विदेश क्या गया, इस बेशरम आदमी ने मेरी जगह ले ली। इसने अच्छी को अपने जाल में फंसाया और उसके पैसों से ऐश की, महंगे महंगे सामान खरीदे। लेकिन अब मैंने इसके इस काले कारनामे का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके बाद ये चुपके से सारा सामान समेटकर भाग गया। आप सब क्या सोचते हैं? क्या मुझे अपनी पार्टनर का सच्चा प्यार होने के नाते इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था? उस पोस्ट के नीचे लोगों ने कमेंट्स की बौछार कर दी। क्या हमें ये सारी चीजें इससे वापस छीन नहीं लेनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में तो जैसे तीखी बहस छिड़ गई थी।
हे भगवान, क्या नॉवेल्स में दिखने वाले इस रिप्लेसमेंट ड्रामे की असलियत यही होती है? दूसरों के पैसों पर ऐसी लग्जरी लाइफ जीना कितनी बेशर्मी की बात है। मुझे उस सीधे साधे भाई झोरान के लिए बहुत बुरा लग रहा है, जिसकी जगह इतने दिनों से इस नकली इंसान ने ले रखी थी। ओए चोर, जल्दी से सारा सामान वापस कर। जो लोग बिना मेहनत के दूसरों का पैसा ऐंठते हैं, वे सचमुच घटिया होते हैं। मैं अभी ये सारे कमेंट्स पढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। शेन लुओ, इंटरनेट पर ट्रेंड हो रहा टॉपिक तो देख ही लिया होगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अची के पैसों से खरीदी हुई वो सारी महंगी चीजें चुपचाप वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें पूरे देश में बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने जब झोरान का ये मैसेज देखा तो मुझे गुस्से के मारे हंसी आ गई। भाई, वो सारी लग्जरी चीजें मैंने पाई पाई जोड़कर अपनी खुद की सैलरी से खरीदी थीं। अब सालाना 80 लाख की सैलरी पाने वाला बंदा अपने लिए कुछ महंगी चीजें भी नहीं खरीद सकता क्या? मैं उसे करारा जवाब देने ही वाला था कि मेरा फोन फिर से बज उठा। इस बार झोरान का नहीं, बल्कि सीधे बॉस जियांग ची का कॉल था। शेन लुओ, मैं हूं। मुझे इंटरनेट वाले तमाशे के बारे में पता चला। आई एम रियली सॉरी। ये सब फिर से उस झोरान की वजह से हुआ है। उसकी आवाज में बहुत शर्मिंदगी थी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पीआर टीम से कहकर इंटरनेट पर सब साफ करवाती हूं और अफवाह फैलाने वालों पर सीधे कोर्ट केस करूंगी। पर मैंने साफ मना कर दिया। बॉस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी इस पर सफाई देगी तो लोग यही सोचेंगे कि आप अपने ऑप्शन को बचाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे रायता और फैल जाएगा। मेरे पास इस बकवास को साफ करने का अपना तरीका है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फोन रखते ही मैंने तुरंत अपना लैपटॉप चालू किया। सबसे पहले मैंने जियांगची के साथ साइन किए हुए अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट निकाला, जिसमें साफ साफ लिखा था प्राइवेट शेफ और सालाना सैलरी 80 लाख युआन। इसके बाद मैंने उन महंगी घड़ियों और सामानों के पक्के बिलों की फोटो अपलोड की, जिन पर खरीद की तारीख और मेरे खुद के बैंक कार्ड का नंबर साफ दिख रहा था। नीचे मैंने कड़क कैप्शन लिखा, मैं शेन लुओ, मिस जियांगची का प्राइवेट शेफ हूं, जिसकी सालाना सैलरी 80 लाख युआन है। मैं यहां किसी का कोई ऑप्शन या रिप्लेसमेंट नहीं हूं। वीडियो में दिखाई गई सारी लग्जरी चीजें मैंने अपनी खुद की मेहनत की कमाई से खरीदी हैं। यहां कोई चोरी चकारी नहीं हुई है। सच हमेशा सच रहता है, इसलिए अफवाहें फैलाने वालों को थोड़ी तो शर्म रखनी चाहिए। मेरा ये पोस्ट डालते ही कमेंट सेक्शन कुछ सेकंड के लिए एकदम सुन्न हो गया, और फिर जो तहलका मचा कि पूछो मत। अरे बाप रे, एक शेफ की सालाना सैलरी 80 लाख रुपए! भाई, इसके लिए किस लेवल की कुकिंग आनी चाहिए? भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जो बंदा साल के 80 लाख कमाता है, उसके लिए ये घड़ियां और सामान तो चिल्लर है। लो कर लो बात। हमें लगा कोई फिल्मी कहानी है, पर यहां तो सीन ही कुछ और निकला। जोरान ने तो रायता फैलाने की कोशिश की थी, पर सीन एकदम पलट गया। भाई, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इसका ऐसा असर होगा। दरअसल बीजिंग के जो बड़े बड़े रईस और बिजनेसमैन उस दिन पार्टी में आए थे, उन सब ने मेरा सपोर्ट कर दिया। यहां तक कि बीजिंग के सबसे रईस खानदान की छोटी राजकुमारी शेन शियान ने भी मेरे पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, शेन जी के हाथ का खाना किसी शाही दावत जैसा होता है। मेरी मम्मी तो रोज मुझे इनके चक्कर काटने को कहती हैं ताकि ये हमारे यहां आ जाएं। ऐसे शेफ के लिए 80 लाख की सैलरी कुछ भी नहीं है। तभी हैंग्यू ग्रुप के मिस्टर झांग ने कमेंट किया, मैंने पिछली बार मिस्टर शेन के हाथ का बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल सूप चखा था। भाई, आज तक उसका स्वाद नहीं भूल पाया हूं। शेन जी, क्या आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं? पहला इन्वेस्टर मैं बनूंगा। शैंक्शी ग्रुप के मिस्टर ली भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लिखा, अब जो भी मिस्टर शेन के खिलाफ फालतू अफवाह फैलाएगा, वो सीधे हमसे दुश्मनी लेगा। जो बंदा खुद इतना बड़ा उस्ताद हो, उसे हम सब अपने यहां रखने के लिए लाइन में लगे हैं। वो किसी का रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? जैसे ही इन बड़े बड़े दिग्गजों ने मुंह खोला, कमेंट सेक्शन का पूरा माहौल ही बदल गया। जो नेटिजन्स, इंटरनेट की जनता, पहले मजे ले रहे थे, वे अब मेरे हाथ के खाने के दीवाने हो गए। सब कहने लगे, अरे बाप रे, जब इतने बड़े बड़े रईस लोग कह रहे हैं, तो शैन जी का खाना सचमुच लाजवाब होगा। अगर शैन भाई ने रेस्टोरेंट खोल लिया, तो मैं 3 दिन और 3 रात लाइन में लगने को तैयार हूं।
लोग झो रान को कोसने लगे। मुझे तो शैन लुओ के लिए बुरा लग रहा है। उसे इतने दिनों तक ऑप्शन बोलकर प्रताड़ित किया गया और उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए। कमेंट सेक्शन देख के मुझे हंसी आ गई। इस बार तो झो रान का दाव उसी पर उल्टा पड़ गया था। भाई, मेरा तो बैठे बिठाए मुफ्त में इतना बड़ा विज्ञापन हो गया। मैं अभी रेस्टोरेंट खोलने वाले कमेंट का जवाब देने ही वाला था कि तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से एक और मैसेज आया। इस मैसेज में कुछ तस्वीरें और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसे देखकर मेरे तो कान खड़े हो गए। ये तस्वीरें झो रान की थीं। तस्वीरों में वो विदेश के एक हॉस्पिटल में किसी लड़की के साथ खड़ा था और डिलीवरी से पहले वाले चेकअप के पेपर्स पर साइन कर रहा था। सर्जरी कंसेंट फॉर्म पर साफ साफ उसी के दस्तखत थे और ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, जिसमें वो कह रहा था, भाई मैं विदेश में बस आराम करने गया था, पर एक रात बहुत ज्यादा दारू पीने के चक्कर में कांड हो गया और अब वो लड़की मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अब बस एक ही रास्ता है कि उसे चुपके से कहीं और शिफ्ट कर दूं। वो बेवकूफ जियांगची, उसे सच में लगता है कि मैं वहां अकेले रह रहा हूं, इसीलिए वो हर हफ्ते मुझसे मिलने विदेश दौड़ी चली आती थी। हे भगवान, ये था हमारी सफेद चांदनी का असली और घिनौना चेहरा। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। भाई, इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। ये तो सीधे सीधे जवाबी हमले का बम्पर मौका था। जब झो रान खुद अपनी बर्बादी की जिद पर अड़ा हुआ है, तो मुझे भी शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुरंत उन सबूतों में लड़की का चेहरा धुंधला किया और उसे सोशल मीडिया पर गुमनाम अकाउंट से पोस्ट कर दिया। ऊपर कैप्शन लिखा, कुछ लोग खुद को बहुत पाक साफ सफेद चांदनी बताते हैं। जरा देखिए, इस साहब ने विदेश में बिताए उन 3 महीनों में असल में क्या गुल खिलाए हैं। सारे सबूत सामने हैं। ये पोस्ट होते ही इंटरनेट पर मानो भूचाल आ गया। झो रान के सारे झूठ का सरेआम पर्दाफाश हो गया और जो लोग पहले उसके लिए हमदर्दी जता रहे थे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके खुद के सपोर्टर्स अब उसके खिलाफ हो गए और उसे धोखेबाज और सड़ियल साजिश करता बोलने लगे। इधर जियांगची, जो उस वक्त विदेश में अपने किसी बिजनेस ट्रिप पर थी, उसे जैसे ही काम से थोड़ा खाली समय मिला और उसने अपना फोन खोला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जियांगची ने कड़क आवाज में पूछा, इस सब के बाद इंटरनेट पर शैन लुओ को लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं? क्या अब भी कोई उसके खिलाफ बकवास कर रहा है? अगर ऐसा है तो सीधे हमारी लीगल टीम से कहो कि कोर्ट केस ठोक दे। असिस्टेंट ने सिर हिलाया। मैडम, अब कोई भी मिस्टर शेन की बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन वह एक पल के लिए झिझका और फिर उसने अपना फोन जियांगची की तरफ बढ़ा दिया। फोन पर चल रही चीजें देखते ही जियांगची की भौहें और सिकुड़ गईं। वो उसी रात फ्लाइट पकड़कर वापस घर लौटी, सीधे अंदर गई और अपना फोन झो रान के सामने पटकते हुए ठंडे लहजे में पूछा, झो रान, आखिर ये सब क्या बकवास है? झो रान ने जैसे ही वो तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, पर वो फिर भी ढिठाई से झूठ बोलने लगा। अच्छी, ये सब उस शेन लुओ की चाल है। उसने मुझे फंसाने के लिए ये सब नकली सबूत बनाए हैं। इस मेडिकल रिपोर्ट पर तुम्हारे खुद के दस्तखत हैं। रिकॉर्डिंग में साफ साफ तुम्हारी ही आवाज है और तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। जियांगची की आवाज में गहरी निराशा और नफरत थी। मैंने इतने सालों तक तुम्हें पहचानने में भूल कर दी। अंकल लियू, इसका सारा बोरिया बिस्तर पैक कीजिए और इसे अभी के अभी इस विला से बाहर धक्के मारकर निकालिए। आगे से ये मुझे यहां दोबारा नहीं दिखना चाहिए। झो रान एक पल के लिए सन्न रह गया, पर अगले ही पल वो पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, मुझे पता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां विलन की चालों की वजह से हीरो हीरोइन के बीच गलतफहमियां गहरी हो जाती हैं। वो कॉलर खड़ी करके बोला, जियांगची, आज मुझे यहां से निकालने पर तुम खून के आंसू रोओगी। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाने आओगी, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। उसे पूरा यकीन था कि जियांगची के साथ अब वही रूठे हुए आशिक को मनाने वाला ड्रामा होगा। सामान पैक करते समय भी वो ऐसे एटीट्यूड में था, मानो कह रहा हो, बेटा, तुम खुद मेरे पास भीख मांगने आओगी। और वो बिना पीछे मुड़े विला से बाहर निकल गया। जोंगची ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और तंग आकर एक ठंडी सांस ली। अब उस खाली कमरे को देखकर उसे अचानक विला की पुरानी रौनक
और मेरे हाथ के गर्मा गर्म खाने की याद सताने लगी। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने अपना फोन निकाला और मेरा नंबर घुमाया। शेन लुओ, मुझे झो रान की हरकतों के लिए तुमसे एक बार फिर माफी मांगनी है। मैंने हंसते हुए कहा, बॉस जोंगची, आप एक बार पहले ही माफी मांग चुकी हैं। आज सिर्फ इसी बात के लिए तो फोन नहीं किया होगा आपने। वैसे भी मुझसे कुछ छिपता नहीं है। फोन की दूसरी तरफ वो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, दरअसल मैंने इंटरनेट पर लोगों के कमेंट्स देखे। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम अपना खुद का प्राइवेट रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हो? मैं उसने आगे कहा, तुम्हें उस रेस्टोरेंट में 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। सारा पैसा मेरा होगा और पूरा का पूरा प्रॉफिट तुम्हारा होगा। ये सुनकर तो मैं दंग रह गया। मैं एक पल के लिए रुका और फिर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। बॉस जियांगची, क्या आप इस रेस्टोरेंट के बहाने घुमा फिराकर मुझे वापस बुलाने की कोशिश कर रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि मैं वापस आकर आपके लिए खाना बनाऊं? नहीं बॉस, मुझे लगता है कि अब आपको खुद ही अपनी कुकिंग स्किल्स सुधार लेनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। फोन पर जियांगची की आवाज थोड़ी झेंपी हुई सी लग रही थी और उसने आगे कहा, सच तो ये है कि मेरा पेट तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ का खाना पचा ही नहीं पाता। मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा। मेरा असली प्लान भी अपना एक प्राइवेट रेस्टोरेंट खोलने का ही था, और जब कोई खुद सामने से सारा पैसा लगाने को तैयार हो रहा था, तो भला मैं मना क्यों करता? मैंने कहा, ठीक है बॉस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप सिर्फ एक इन्वेस्टर रहेंगी, मेरे रेस्टोरेंट के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगी। और दूसरी बात, अगर आपको यहाँ खाना खाना है तो बाकी कस्टमर्स की तरह लाइन में लगना होगा और पहले से टेबल बुक करानी होगी। इसमें आपके लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा। जांगची बिना नखरे किए तुरंत मान गई। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। बाद में जांगची के पैसे और सपोर्ट से मेरा प्राइवेट रेस्टोरेंट खुल गया और भाई वो ऐसा चला कि पूछो मत। जांगची ने भी अपना वादा पूरी तरह निभाया। उसने कभी मेरे बिजनेस में टांग नहीं अड़ाई और वो हमेशा एक अच्छे बच्चे की तरह लाइन में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती थी। वो दिन में तीनों टाइम मेरे ही रेस्टोरेंट में खाना खाने आने लगी और लाइफ एकदम मजे से कटने लगी। मुझे कभी कभी लगता था कि मैं वापस उन्हीं दिनों में लौट आया हूं जब मैं विला में उसके पेट को आराम देने के लिए खाना बनाता था। लेकिन इस बार झो रान मुझे परेशान करने के लिए आस पड़ोस में कहीं भी नहीं था। एक दिन मैंने बस ऐसे ही उत्सुकता में जियांगची से पूछ लिया कि उस झो रान ने दोबारा मुझे ढूंढने या परेशान करने की कोशिश क्यों नहीं की। ये सुनते ही जियांगची के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आया मानो उसने गलती से कोई मक्खी निगल ली हो। काफी देर शांत रहने के बाद उसने मुझे बताया कि विला से निकलते वक्त झो रान बड़बड़ा रहा था कि कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां ऑप्शन की चालों की वजह से हीरो हीरोइन अलग हो जाते हैं। उसे पूरा यकीन था कि जियांगची को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा और वो रोते गिड़गिड़ाते उसे वापस पाने के लिए ढूंढती हुई आएगी। ये सुनकर हम दोनों की एक साथ हंसी छूट गई। भाई, झो रान का वो ड्रामेबाज सफेद चांदनी वाला भूत अब तक उसके सिर से उतरा नहीं था। खैर, उस दिन के बाद से जियांगची और मैंने चुपचाप इस बारे में दोबारा कभी कोई बात नहीं की। अब जोंगची रोज मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आती तो खाली हाथ नहीं आती थी। वो हमेशा मेरे लिए कोई न कोई छोटा सा गिफ्ट जरूर लाती। कभी सड़क किनारे से तोड़े हुए जंगली फूल, तो कभी किसी नए स्टोर का कोई महंगा इंटरनेशनल ज्वेलरी ब्रांड। एक दिन ऐसा ही कोई शानदार गिफ्ट मिलने पर मैंने मजाक में उससे कहा, बॉस जोंगची, पहले जब तुमने मुझे खाना बनाने के लिए रखा था तब साल के सिर्फ 80 लाख खर्च होते थे। अब जब तुम मेरे रेस्टोरेंट में आती हो तो खाने का बिल भी देती हो और ऊपर से इतने महंगे गिफ्ट्स भी लाती हो। इन गिफ्ट्स की कीमत ही साल के 80 लाख से ज्यादा हो जाती होगी। ये सुनकर उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी और मेरी तरफ देखते हुए कहा, जब तक तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है तब तक कोई बात नहीं। उसकी उन कोमल और प्यार भरी नजरों से जब मेरी आंखें मिली तो न जाने क्यों मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। जोंगची के साथ ऐसे ही हंसते खेलते आधा साल और बीत गया। फिर एक दिन वो हमेशा की तरह रात का खाना खाने आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक बहुत बड़ा और
खूबसूरत गुलदस्ता था। मैंने उसे चुपचाप स्वीकार करने के बजाय शरारत से मुस्कुराते हुए जोंगची से पूछा, बॉस, क्या तुम्हें पता भी है कि किसी को ऐसे लाल गुलाब देने का असली मतलब क्या होता है? बिल्कुल पता है। जोंगची ने पूरे हक से अपना सिर हिलाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, इसका मतलब है कि आज से और अब से मेरी सारी धन दौलत और प्रॉपर्टी पर सिर्फ तुम्हारा कंट्रोल रहेगा। तो शेफ साहब, क्या तुम मेरी लाइफ और मेरे पैसों को मैनेज करने के लिए तैयार हो? भाई, अब भला लक्ष्मी को घर आने से कौन रोकता है, और पैसों का राज संभालना किसे पसंद नहीं होगा? मैंने मुस्कुराते हुए गुलाब थाम लिए और हमारी कहानी का एकदम हैप्पी एंडिंग हो गया।